नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स डीप डाइव में। आज की वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। और आज 7 मार्च 2026 के इस विशेष सत्र में हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। हम सिर्फ खबरें नहीं पढ़ेंगे बल्कि उनके पीछे के जो तथ्य हैं उनका बारीकी से विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज के हमारे इस डीप डाइव में जो प्रमुख परीक्षा उपयोगी विषय हैं उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो आज हम सबसे पहले जन औषधि दिवस और पीएमबीजेपी पर बात करेंगे। उसके बाद चिली को WHO द्वारा लेप्रेसी मुक्त घोषित किए जाने के ऐतिहासिक कदम को समझेंगे। और इसके साथ ही हम महाराष्ट्र की AI कौशल जनगणना सक्षम पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, और इसके अलावा वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट के जो नए आंकड़े आए हैं और लोकसभा की कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, उन पर भी हम गहराई से बात करेंगे। तो चलिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हमारी पहली खबर से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज 7 मार्च है और भारत में हर वर्ष 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही कहा। और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण दिवस हमेशा पूछे जाते हैं। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक मेडिसिन्स के बारे में जागरूक करना। हाँ, क्योंकि अक्सर ब्रांडेड दवाओं के चलते लोगों को इन जेनेरिक मेडिसिन्स की समान प्रभावशीलता की जानकारी नहीं होती और ये पूरा जागरूकता अभियान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएमबीजेपी से जुड़ा हुआ है। अगर हम विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से इस पीएमबीजेपी के स्वरूप को देखें तो ये कोई नई योजना नहीं है। इसकी शुरुआत वर्ष 2008 में ही हो गई थी। 2008 में? जी, और इसका संचालन जो संस्था करती है उसका नाम है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, जिसे हम संक्षेप में PMBJI कहते हैं। ये नोडल एजेंसी का नाम छात्रों को जरूर नोट कर लेना चाहिए, PMBJI। बिल्कुल, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो महंगे ब्रांडेड दवाएं हैं उनकी तुलना में उसी गुणवत्ता की जेनेरिक दवाएं बहुत ही सस्ते दरों पर आम जनता को उपलब्ध कराई जाएं। और ये कितनी सस्ती हैं? अगर हम इसके आंकड़ों पर बात करें जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वर्तमान में देश भर में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। 15,000 से अधिक? हाँ, और इन केंद्रों पर जो दवाएं मिलती हैं वे खुले बाजार की तुलना में 50% से लेकर 80% तक सस्ती होती हैं। ये एक बहुत बड़ा मूल्य का अंतर है। बिल्कुल है। और सरकार का जो भविष्य का लक्ष्य है वो भी काफी बड़ा है। वर्ष 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस योजना का सबसे बड़ा लाभ ये है कि गरीब और मध्यम वर्ग को सस्ती स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रीय पहलू है वो ये है कि इससे मरीजों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी कम होता है। और किसी भी देश की स्वास्थ्य नीतियों में इस खर्च को कम करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो चलिए अब अपने दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं जो सीधे वैश्विक स्वास्थ्य और WHO से जुड़ा है। दक्षिण अमेरिका के देश चिली यानी चिली को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र मिला है। WHO ने आधिकारिक तौर पर चिली को कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रेसी कहते हैं, उसके उन्मूलन के लिए सत्यापित किया है। ये वास्तव में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके कुछ मुख्य तथ्य हैं जो परीक्षा के लिए सीधे तौर पर महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तो ये कि चिली अमेरिका महाद्वीप का पहला देश बन गया है जिसे ये मान्यता मिली है। पूरे अमेरिका महाद्वीप का पहला देश? हाँ, और अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो ये दुनिया का दूसरा देश है। इससे पहले वर्ष 2024 में जॉर्डन को यह दर्जा मिला था। मतलब जॉर्डन पहला और चिली दूसरा? बिल्कुल। और इसके पीछे का जो मानक है वो ये है कि पिछले 30 वर्षों से चिली में स्थानीय लेप्रेसी का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। 30 वर्षों तक इस बीमारी को शून्य पर बनाए रखना एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसके वैज्ञानिक कारणों को स्पष्ट करें जो कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्रों के लिए जरूरी है, तो ये रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। हाँ, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और चिकित्सा विज्ञान में इसका एक दूसरा नाम भी है, हैंसन्स डिजीज। छात्रों को याद रखना चाहिए कि लेप्रेसी और हैंसन्स डिजीज दोनों एक ही बीमारी के नाम है। यह बीमारी मुख्य रूप से मानव शरीर की त्वचा और नसों को प्रभावित करती है। और इसके वैश्विक महत्व को रेखांकित करना भी बहुत जरूरी है। किसी भी देश से लेप्रेसी जैसी जटिल बीमारी का समाप्त होना वहां की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है।
ये हमारे वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों की दिशा में एक अत्यंत सकारात्मक कदम है। स्वास्थ्य क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए हम तकनीक और प्रशासन से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर आते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक नई पहल शुरू की है। एक आधुनिक पहल। जी। राज्य के युवाओं की क्षमताओं का डेटा एकत्र करने के लिए एक एआई आधारित कौशल जनगणना शुरू की गई है, जिसका नाम रखा गया है सक्षम। सक्षम पहल के जो मुख्य उद्देश्य हैं, उन पर प्रकाश डालना आवश्यक है। पहला उद्देश्य है राज्य के 18 से 40 वर्ष के जो युवा हैं, उनके कौशल का सटीक आकलन करना। 18 से 40 वर्ष का आयु वर्ग। हाँ। और दूसरा बड़ा उद्देश्य यह है कि इन सभी युवाओं का एक विस्तृत स्किल डेटाबेस तैयार किया जाए। और अगर हम इसके प्रमुख तथ्यों और रोजगार लक्ष्यों पर जोर दें, तो इसे महाराष्ट्र के आईटी मंत्री आशीष शेलार ने लॉन्च किया। आशीष शेलार? बिल्कुल। और इसके तहत जो लक्ष्य तय किए गए हैं वे बहुत स्पष्ट हैं। 15,000 युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है और उनमें से 5,000 युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का स्पष्ट लक्ष्य रखा गया है। यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि इसमें एआई का उपयोग क्यों किया जा रहा है। दरअसल एआई के माध्यम से राज्य सरकार को यह स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि किस विशेष क्षेत्र में कितने कुशल लोग उपलब्ध हैं। मतलब एक बहुत ही सटीक और रियल टाइम डेटाबेस। हाँ, और इस सटीक डेटाबेस से भविष्य में जो भी रोजगार और कौशल विकास की नीतियां बनेंगी वे बहुत बेहतर और अधिक प्रभावी होंगी। एक तरफ युवाओं के कौशल और भविष्य की बात हो रही है और दूसरी तरफ बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी एक बहुत ही गंभीर रिपोर्ट सामने आई है। जी। हाल ही में वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने अपनी वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 रिपोर्ट जारी की है और इसका जो मुख्य निष्कर्ष है वो भारत के लिए काफी चिंताजनक है। बहुत चिंताजनक है। बच्चों में मोटापे के मामलों में भारत अब दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया है। अगर हम इस रिपोर्ट के वैश्विक और भारतीय आंकड़ों की तुलना करें तो वैश्विक सूची में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर इंडिया है और तीसरे स्थान पर यूएस है। चाइना, इंडिया और यूएस। बिल्कुल। और अगर हम सिर्फ भारतीय आंकड़ों की गहराई में जाएं तो स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। भारत में 5 से 9 वर्ष के लगभग 1.49 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार हैं। 1.49 करोड़, ये बहुत बड़ी संख्या है। और वहीं अगर हम 10 से 19 वर्ष के किशोरों की बात करें तो लगभग 2.64 करोड़ किशोर इस समस्या से प्रभावित हैं। 2.64 करोड़। अगर हम इन स्वास्थ्य जोखिमों पर बात करें तो मोटापा सिर्फ एक शारीरिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इससे भविष्य में डायबिटीज, हृदय रोग और ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ता है। और इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 4 मार्च को विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च, यह तिथि भी परीक्षार्थियों को ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम आज के अपने अंतिम विषय की ओर बढ़ते हैं, जो राजनीतिक और संसदीय नियुक्ति से जुड़ा है। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें लोकसभा की विशेषाधिकार समिति यानी कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ स्पष्ट कर दें कि ये हमारे लिए केवल एक तथ्यपरक जानकारी है, लेकिन परीक्षा के लिए इस समिति का ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इस समिति की संरचना और इसके संवैधानिक आधार को समझना परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी है। स्टैंडिंग कमेटी यानी स्थायी समिति। जी। और इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य, ये संख्या सीधे पूछी जा सकती है? हाँ। अब अगर हम इसके कार्य की बात करें तो इसका काम सांसदों के विशेषाधिकार उल्लंघन से जुड़े जो मामले होते हैं उनकी जांच करना है। और इन विशेषाधिकारों का संवैधानिक आधार क्या है? इसका संवैधानिक आधार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 है। अनुच्छेद 105 ही संसद सदस्यों को ये विशेषाधिकार प्रदान करता है जिसकी रक्षा का काम ये समिति करती है। और अनुच्छेद 105 और 15 सदस्यों वाली ये स्टैंडिंग कमेटी, इसे छात्रों को जरूर नोट करना चाहिए। तो शुरू करते हैं कला, संस्कृति और त्योहारों से। हाँ, तो पहली खबर है नई दिल्ली में आयोजित होने वाले जनजातीय कला महोत्सव 2026 के बारे में। और यहाँ सबसे पहला फैक्ट जो नोट करना है वो है इसकी तिथि। 2 मार्च से 13 मार्च 2026। 2 मार्च से 13 मार्च। और इसका उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम द्वारा किया गया है। बिल्कुल, जुएल ओराम जी का नाम महत्वपूर्ण है और इस महोत्सव का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य है आदिवासी कला और संस्कृति को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यानी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। इंटरनेशनल रिकग्निशन। जब हमारी कलाओं को वैश्विक मंच मिलता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जी, और परीक्षाओं में अक्सर राज्यों और उनकी कलाओं का मिलान करने को आता है। हाँ, मैच द फॉलोइंग वाले सवाल। तो चलिए मैपिंग दी आर्ट्स के जरिए इसे याद करते हैं। अगर हम महाराष्ट्र से शुरू करें तो महाराष्ट्र से इस महोत्सव में वारली कला को प्रदर्शित किया जा रहा है। वारली। और अगर मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां से कौन सी कला है? मध्य प्रदेश से दो बहुत ही प्रमुख कलाएं हैं, गोंड और भील। गोंड और भील, ठीक है। और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की तरफ चलें तो इन दोनों राज्यों से डोकरा कला आ रही है। डोकरा एक तरह का मेटल क्राफ्ट है जो बहुत प्रसिद्ध है। डोकरा मेटल क्राफ्ट पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ दोनों के लिए। और झारखंड से सोहराई कला को शामिल किया गया है इस महोत्सव में। सोहराई कला। अब थोड़ा उत्तर पूर्व की ओर चलते हैं। असम से कौन सी कला है? असम से बोडो कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व हो रहा है। बोडो जनजाति का हस्तकरघा बहुत खास है। बिल्कुल। और अंत में दक्षिण भारत में तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों से कुरुम्बा कला। तो एक बार जल्दी से इस मैपिंग दी आर्ट्स को दोहरा लेते हैं। महाराष्ट्र से वारली, मध्य प्रदेश से गोंड और भील, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से डोकरा, झारखंड से सोहराई, असम से बोडो और तमिलनाडु से कुरुम्बा। बिल्कुल सही। इस तरह भौगोलिक रूप से जोड़ने पर चीजें भूलती नहीं हैं। हाँ, अब कला और संस्कृति में ही हमारी दूसरी खबर भी बहुत दिलचस्प है, डोल यात्रा के बारे में। जी, डोल यात्रा फेस्टिवल जी, पूर्वी भारत का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है। और ये मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मनाया जाता है ना? हाँ। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये त्योहार सीधे तौर पर बसंत और होली से जुड़ा हुआ है। होली और बसंत का उत्सव। और इसकी सांस्कृतिक विशेषताएं भी बहुत खास हैं। इसका संबंध राधा कृष्ण की लीलाओं से है। बिल्कुल। और इसमें भगवान की मूर्तियों को डोल यानी कि एक झूले में रखकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। जी, डोल का मतलब ही झूला होता है। और लोग शोभा यात्रा में एक दूसरे पर अबीर और रंग भी लगाते हैं। एकदम सही। तो जनजाति कला महोत्सव और डोल यात्रा दोनों ही परीक्षा के लिए हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं चर्चित व्यक्ति और निधन की खबर पर। ये एक दुखद खबर है। वरिष्ठ पत्रकार एच.के. दुआ जी का निधन हो गया है। जी, नई दिल्ली में 88 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। भारतीय पत्रकारिता और राजनीति में उनकी लेगेसी बहुत विशाल है। हाँ, उन्होंने कई बड़े संस्थानों में काम किया था, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से उनकी एक और भूमिका बहुत अहम है। वो क्या? वे देश के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। अच्छा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और एच.डी. देवेगौड़ा जी। जी हाँ, इन दोनों प्रधानमंत्रियों के मीडिया एडवाइजर के रूप में उनका काम बहुत महत्वपूर्ण था। और उनके इसी योगदान के लिए उन्हें एक बड़ा सम्मान भी मिला था। बिल्कुल। वर्ष 1998 में पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया था। 1998 में पद्म भूषण, ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। जी, एच.के. दुआ जी से जुड़े ये तथ्य स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में आ सकते हैं। सही कहा। अब हम अपने अगले विषय भूगोल और पर्यावरण की ओर रुख करते हैं। ये खबर अमेरिका से है। हाँ, अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित एकाइनस गीजर लगभग 6 साल बाद फिर से सक्रिय हो गया है। 6 साल बाद एकाइनस गीजर का सक्रिय होना, ये वैज्ञानिकों के लिए इतनी बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात एसिडिक यानी अम्लीय गीजर है। दुनिया के ज्यादातर गीजर क्षारीय होते हैं, पर ये अम्लीय है। एसिडिक होने की वजह से ही शायद इसका नेचर इतना अनप्रिडिक्टेबल है। और जब ये फूटता है तो इसमें से निकलने वाले गर्म पानी के फव्वारे 20 से 30 फीट की ऊंचाई तक जाते हैं। 20 से 30 फीट, ये तो बहुत अद्भुत दृश्य होता होगा। बिल्कुल। और यहाँ एक और भौगोलिक तथ्य है जो बहुत जरूरी है, येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में। हाँ, येलोस्टोन नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1872 में हुई थी। जी, 1872। और इसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी फर्स्ट नेशनल पार्क माना जाता है। फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, 1872 में। तो एकाइनस गीजर और येलोस्टोन दोनों को एक साथ याद रखना है। बिल्कुल सही रणनीति है ये। अब हम आज की चर्चा के अंतिम और बहुत ही रोचक हिस्से पर आते हैं। 7 मार्च की ऐतिहासिक घटनाएं। जी, इतिहास के पन्ने।
7 मार्च का दिन कई बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है। सबसे पहले 1876 की बात करते हैं। 7 मार्च 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन के आविष्कार का पेटेंट मिला था। और वो पेटेंट नंबर था यूएस पेटेंट 174465। ये संचार क्रांति यानी कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन की शुरुआत थी। कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन, बिल्कुल, जिससे मीलों दूर बैठे लोगों से तुरंत बातचीत संभव हो पाई। जी, और इसके बाद 7 मार्च 1911 की तारीख भी बहुत अहम है। हाँ, साहित्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य के महान लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म हुआ था। अज्ञेय जी का साहित्य में जो योगदान है, खासकर प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलन में, वो बहुत बड़ा है। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं वो। हाँ। उनकी कोई विशिष्ट रचना जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है? हाँ, उनकी प्रसिद्ध कृति शेखर एक जीवनी का नाम परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से याद रखना चाहिए। शेखर एक जीवनी, बिल्कुल। अब राजनीति के इतिहास की बात करें तो 7 मार्च 1961 को क्या हुआ था? 7 मार्च 1961 को महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद बल्लभ पंत जी का निधन हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत जी। उनके जीवन से जुड़े वो कौन से तथ्य हैं जो परीक्षाओं में आते हैं? 3 प्रमुख बातें हैं। पहली, वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी, ठीक है। और दूसरी बात, वे देश के पूर्व गृह मंत्री रहे। और तीसरी सबसे अहम बात कि उन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1957 में भारत रत्न, ये तीनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब खेल के मैदान की ओर चलते हैं। 7 मार्च 1987। ओहो, ये तो क्रिकेट के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। बिल्कुल। सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे। 10,000 रन का आंकड़ा उस जमाने में छूना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हाँ, और ये रिकॉर्ड किस टीम के खिलाफ बना था? ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बना था। पाकिस्तान के खिलाफ, और कौन से स्टेडियम में? अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में। तो गावस्कर 10,000 रन, पाकिस्तान के खिलाफ और मोटेरा स्टेडियम, इन सब को जोड़कर याद रखना है। बिल्कुल। तो आज हमने 7 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स और ऐतिहासिक तथ्यों को बहुत गहराई से डिकोड किया। जी, एक बार जल्दी से सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेट लेते हैं। तो आज हमने बात की 2 से 13 मार्च तक नई दिल्ली में होने वाले जनजातीय कला महोत्सव की, जिसका उद्घाटन जुएल ओराम जी ने किया। जी, और इसमें हमने वारली, गोंड, भील, डोकरा, सोहराई, बोडो और कुरुम्बा कलाओं को मैप किया। बिल्कुल। फिर हमने असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बसंत त्योहार डोल यात्रा के बारे में जाना। चर्चित व्यक्तियों में हमने वरिष्ठ पत्रकार एच.के. दुआ जी के निधन पर चर्चा की, जो पद्म भूषण से सम्मानित थे और 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों के मीडिया सलाहकार रहे। भूगोल में हमने येलोस्टोन नेशनल पार्क और उसके इक्लाइनस गीजर के बारे में बात की, जो दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर है। और इतिहास में हमने 1876 में टेलीफोन का पेटेंट, 1911 में अज्ञेय जी का जन्म, 1961 में गोविंद बल्लभ पंत जी का निधन और 1987 में सुनील गावस्कर के 10,000 रनों के रिकॉर्ड पर चर्चा की। अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो 7 मार्च की तारीख कितनी अद्भुत लगती है। एक ही तारीख पर संचार की दुनिया बदलती है, साहित्य और राजनीति के दिग्गज जन्म लेते हैं या विदा होते हैं, और खेल के मैदान पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं, वे भविष्य के इतिहास की किताबों में किस तारीख को कैसे अमर करेंगी। इतिहास केवल बीता हुआ कल नहीं है, ये आज भी हमारे सामने आकार ले रहा है। क्या गहरा विचार है। सच में इतिहास को देखने का ये नजरिया बहुत ही प्रेरणादायक है। इसी सकारात्मक सोच के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा परीक्षाओं की तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी। आगे भी इसी तरह ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।